इंडिगो की होशियारी के चलते जब भारत के तमाम एयरपोर्ट, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से बदतर दिखने लगे, जब लाखों लोग परेशान होकर बेबस नजर आने लगे, तो इस घटना ने भारत को डरा दिया। डराया इसलिए नहीं कि फ्लाइट लेट हो गई थी, डराया इसलिए क्योंकि इस एक घटना ने यह बता दिया कि आज भारत के कुछ सेक्टरों में कंपनियां नहीं बल्कि साम्राज्य खड़े हो गए। और सवाल यहीं से उठने लगा कि क्या हम भारतीय, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, अब एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां पर हर जरूरी सेक्टर में एक दो बड़ी कंपनियां होंगी और उन्हीं कंपनियों के सहारे यह देश चलेगा। आज फ्लाइट रुकी थी, कल क्या इंटरनेट रुकेगा, बिजली रुकेगा, पोर्ट रुकेगा, दवा रुकेगी, पानी रुकेगा, और हर बार हमसे कहा जाएगा कि यह तकनीकी समस्या है। सच ये है कि इंडिगो वाली घटना में जो कुछ हुआ वो केवल तकनीकी समस्या नहीं थी, वो स्ट्रक्चरल समस्या थी, सिस्टम की समस्या थी, जो जाने या अनजाने कुछ कंपनियों को इतना बड़ा बना गई कि आज वो सिस्टम से, सरकार से, 140 करोड़ लोगों से, उनके इमोशन से कहीं ज्यादा बड़े। और इसीलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिगो से गलती कैसे हो, आज सवाल बड़ा यह है कि क्या अनजाने में एक ऐसा बड़ा सिस्टम बना है जो आगे आने वाले भविष्य में और कई इंडिगो बनाएगा, जो इंडिगो के इस घटनाक्रम को एक्सेप्शन नहीं, भविष्य में एक न्यू नॉर्मल बनाएगा। क्या हम कई सेक्टर्स में एक नया इंडिगो खड़ा होता देखेंगे? क्या हमारा आपका भविष्य कुछ कंपनियों के सर्वर, कंपनियों के कंट्रोल रूम, उनके करोड़ों की सैलरी पाने वाले सीईओस के फैसलों पर निर्भर होगा? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना रह जाएगा और जिंदगी चलाने के लिए हमें हर बड़ी कंपनी के सामने झुकना पड़ेगा? यह सवाल डराता है और यह सवाल डराना भी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको दें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आप राइट विंग के हो, लेफ्ट विंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बात देश की है। तो जब लेफ्ट राइट में बंटना हो तब बंटिएगा, लेकिन फिलहाल देश की बात है, इसलिए लेट्स टुगेदर गेट टाइट। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ये वीडियोस जो हम बनाते हैं आप तक रोज पहुंच सके। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब अगले इंडिगो की बात करें उससे पहले इस इंडिगो के विवाद को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में इंडिगो को नए रूल्स की तैयारी करी थी। 6 महीने पहले से पता था, लेकिन इंडिगो ने जानबूझकर इसे नहीं किया। पायलट और क्रू की कमी हुई और सारा नेटवर्क गड़बड़ा गया। कुछ ही दिनों में हजारों उड़ानें रद्द हो गई, लेट हो गई। सिर्फ 5वें दिन 385 फ्लाइट कैंसिल हुई। सारे बड़े एयरपोर्ट बस अड्डे बन गए थे। जो तस्वीरें आई वो डराने वाली, परेशान करने वाली, भावुक करने वाली और भारत की छवि को विदेश में बिगाड़ने वाली थी। क्योंकि एयरपोर्ट पर बस अड्डे जैसी हालात थी, रेलवे स्टेशन वाले हालात थे, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, इंडिगो कर्मचारियों पर भड़क रहे थे और डिस्प्ले पर सिर्फ 2 शब्द आ रहे थे, पहले डिलेड और बाद में कैंसिल्ड। इंडिगो को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, किसी के पास कोई जवाब नहीं। सरकार को फिर आपात बैठक करनी पड़ी, टिकट के दामों पर कैप लगानी पड़ी, क्योंकि जो टिकट 5,000, 6,000, 3,000 का था वो 50,000 का मिल रहा था। इंडिगो का टिकट आप कैंसिल भी करेंगे तो कहीं जहां 5,000, 6,000 में कैंसिलेशन था। इसके बाद सरकार ने इंडिगो से कहा कि भाई साहब 2 दिन के अंदर आप सब कुछ नॉर्मल कीजिए। इंडिगो ने कहा 2 दिन में तो हो नहीं सकता, हमें 15 से 20 दिन चाहिए। डीजीसीए ने इसके बाद इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस भेजा और फिर जो नियम बनाए गए थे उनको टाल दिया। वो जो FDTL नियम थे उन्हें फरवरी तक टाला गया और यहीं से सवाल उठा कि गलती किसकी थी? प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की गलती के लिए सरकार को नियम क्यों हटाने पड़े? यह कैसे पॉसिबल हुआ कि सरकार बैकफुट पर आई, डैमेज कंट्रोलिंग मोड में आई और यहीं से इस कहानी को वाइडर पिक्चर में देखी। क्योंकि यह सिर्फ पायलट के लेट होने की कहानी नहीं है, यह उस दिन की कहानी रही जब भारत ने महसूस किया कि एक कंपनी जिसके पास बड़ी मार्केट शेयर है वो कैसे पूरे देश को बंधक बना सकती है, कैसे अपनी शर्तों पर सरकार को झुका सकती है, नियमों को बदलवा सकती है, लोगों के इमोशंस के ऊपर जाकर सिर्फ मुनाफे पर फोकस कर सकती है। और यहीं से आम हिंदुस्तानियों को डरना चाहिए, क्योंकि ये आज की गड़बड़ी नहीं है, कल का ट्रेलर है। आज इंडिगो ने बताया भाई साहब
बड़ा मार्केट शेयर देश की रफ्तार को रोक सकता है, सरकार को परेशान कर सकता है, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट इंडिगो कौन, दूसरे सेक्टर में अगला इंडिगो कौन? क्योंकि कोई भी सेक्टर जिसके पास मोनोपोली है, बड़ा मार्केट शेयर, वो तो परेशान करेगा। और इसीलिए कई सेक्टर को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत टेलीकॉम सेक्टर से करते हैं। आज से कुछ साल पहले भारत में 10-12 मोबाइल की कंपनियां थी। आपको याद होगा, अनलिमिटेड कंपनियां थी, अनलिमिटेड ऑफर्स आते थे। आज पूरा वायरलेस बाजार जो है वो 2-3 नामों के इर्द गिर्द है। आपके पास जियो होगा, एयरटेल होगा, और एक वोडा और आइडिया मिल गया जो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है। लॉजिकली देखिए तो केवल 2 बड़े बचे। सितंबर 2025 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जियो के पास 41.24% मार्केट शेयर, एयरटेल के पास 33.53% मार्केट शेयर है। वोडा आइडिया जो कंबाइंड हुआ है उसके बावजूद उसके पास 17.33 वायरलेस सब्सक्राइबर है। यानी 2 बड़ी कंपनियां एयरटेल और जियो, उनके पास मार्केट का 74% शेयर है। अब अगर आप ये सोचिए किसी दिन तकनीकी गड़बड़ी, साइबर अटैक या इनमें से किसी एक बड़े नेटवर्क का सिस्टम 10, 12 या 24 घंटे 48 घंटे ठप हो जाता है, क्या होगा देश में? सिर्फ कॉल नहीं कटेगी भाई साहब, यूपीआई पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, हॉस्पिटल की ऑनलाइन बुकिंग, दवाओं की डिलीवरी, रेलवे फ्लाइट की टिकट, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, ये सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। क्या रुक सकता है? और सवाल यह है कि क्या तब भी हम सिर्फ एक प्रेस रिलीज, एक असुविधा के लिए खेद है से काम चला लेंगे? क्या यह सिर्फ बिजनेस रिस्क है या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है? आज आपको डेटा सस्ता मिल रहा है, कल को इन दोनों कंपनियों ने तय किया और नियमों में हेरफेर किया, ये अपने हिसाब से आपको परेशान कर सकता है। अब इसमें एक अकेली कंपनी अल्ट्राटेक 2025 में भारत में 183 से लेकर 190 मिलियन टन सालाना तक पहुंच चुकी है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 1/4 है, और इसे भारत का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बनाती है। अगर इतनी बड़ी कंपनी और कुछ दूसरे प्लेयर्स के साथ मिलकर दाम को 8 से 10% बढ़ा ले तो घर बनाने वाले लाखों परिवारों पर उसका सीधा असर पड़ेगा। और अगर कल को दाम 25 से 30% बढ़ा दिए जाए तो मध्यम वर्ग के लिए घर बनाना जरूरत के बजाय लाइफ टाइम लग्जरी प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे में सरकार और रेगुलेटर केवल यह कह सकते हैं कि भाई बाजार तय करेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब बाजार में असली ताकत मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में है तो आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे, कितना झुकेंगे? और यह सिर्फ 1-2 सेक्टर की बात नहीं है। आप पोर्ट्स और कार्गो में देखिए, पोर्ट्स और कार्गो में अडानी पोर्ट्स SEG आज 14 पोर्ट और टर्मिनल चला रहा है। 2024-25 में देश के कुल कार्गो वॉल्यूम का लगभग 27% अकेला हैंडल कर रहा है। यानी भारत में आने जाने वाला लगभग हर चौथा टन माल, तेल, कोयला, अनाज, कंटेनर, सब कुछ ही पोर्ट्स के नेटवर्क पर निर्भर है। अगर किसी बड़े विवाद, स्ट्राइक या टेक्निकल फेलियर से इन पोर्ट्स पर ऑपरेशन रुक जाता है तो देश के सप्लाई चेन, निर्यात, आयात, पेट्रोल पंप से लेकर फर्टिलाइजर, सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्या हमने इसे सिर्फ कॉर्पोरेट सक्सेस के चश्मे से देखा या स्ट्रेटेजिक रिस्क के तौर पर भी इसे समझना चाहेंगे? बिजली में भी यही है। मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में बिजली वितरण कुछ ही कंपनियों के पास है। अगर बिल बढ़े तो क्या करेंगे? कंपनी बदलेंगे? बदलने को कौन है? यही मजबूरी मोनोपोली की पहचान है कि ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमारे पास तो ऑप्शन यही है। यही सारी समस्या शुरू होती है। इंडिगो के साथ भी यही रहा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। इंडिगो ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, और ये एक रात में नहीं हुआ। हालांकि इंडिगो ने मार्केट शेयर पर जो कब्जा किया वो एक रात में नहीं हुआ। वो स्मार्ट थे। 15 से 18 साल की उनकी सिस्टमैटिक रणनीति का नतीजा था, जिसमें सरकार की नीतियां भी थीं, बाजार का दबाव भी था और छोटे खिलाड़ियों को परेशान करना भी था। क्योंकि बड़े प्लेयर्स के लिए रूल रेगुलेशन में ढिलाई होती है, लेकिन छोटे प्लेयर्स के लिए नियम सख्त होते हैं। जैसे गरीब आदमी के लिए कानून सख्त होता है, बड़ा आदमी जो है वो देश से निकल जाता है, विदेश में जाके मौज काटता रहता है। वैसे ही 2005-6 में जब इंडिगो भारत में आई तब भारत में जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन, सहारा, गो एयर, स्पाइस जेट के अलावा कई रीजनल एयरलाइंस भी थी। ग्राहक के पास विकल्प थे। इंडिगो ने शुरुआत से 3 बातें तय करी: नो फ्रिल्स मॉडल,
एग्रेसिव एक्सपेंशन और सबसे अहम एयरबस A320 पर फोकस। एक ही तरह का विमान रखने से ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट सब कुछ सस्ता पड़ा। किराया कम रखा गया, शुरुआत में घाटा सहा गया, लेकिन मार्केट शेयर जो है वो छीन लिया गया। फिर आया दूसरा दौर। 2012 से 18 के बीच में किंगफिशर बंद हो गई, जेट एयरवेज डूब गई, सहारा पहले ही जा चुकी थी। ये वो समय था जब इंडिगो अकेले मैदान में दौड़ रही थी। सरकार की उड़ान जैसी स्कीम्स के तहत नए एयरपोर्ट खुले, नए रूट खुले और सबसे ज्यादा फायदा जो था वो इंडिगो ने उठाया, क्योंकि उसके पास पहले से बड़ा फ्लीट था। दूसरे प्लेयर उतनी तेजी से जहाज नहीं खरीद सकते थे। इसके बाद तीसरा झटका आया कोविड के बाद। जब पूरी इंडस्ट्री टूट रही थी तब सरकार ने इमरजेंसी फंडिंग और स्लॉट एलोकेशन में जो बचा है वही उड़ेगा वाला मॉडल अपनाया। इसी बीच गो फर्स्ट पूरी तरह बैठ गई और उसके लगभग सारे स्लॉट इंडिगो और एयर इंडिया को मिल गए। इससे इंडिगो कब्जा और ज्यादा मजबूत हो गया। आज हाल यह है कि डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो लगातार 60 से 65% घरेलू मार्केट शेयर में बैठी है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सर्विस सबसे अच्छी देती है। इसका मतलब यह है कि इंडिगो ने आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। यही मोनोपोली शुरू होती है जहां ग्राहक नहीं चुनता बल्कि आपकी मजबूरी चुनती है। आज भारत में 10 टिकट अगर बुक होते तो उसमें से 6 लोग इंडिगो से ट्रेवल करें। इंडिगो संकट ने आज सच्चाई दिखाई कि रेगुलेटर किसके लिए कितना सख्त है। पायलट एसोसिएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए एफडीटीएल नियम ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थे। इन्हें जनवरी 2024 से नोटिफाई कर दिया गया था। नवंबर 2025 तक इंडस्ट्री को समय मिला, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा खिलाड़ी पूरे समय पर्याप्त पायलट और क्रू हायर नहीं करता है, बल्कि आक्रामक तरीके से स्लॉट और फ्लाइट बढ़ाता है। जब सिस्टम बैठ जाता है तो सरकार उसी के लिए नियम बदल देती है, अस्थायी ढील देती है। नाइट ड्यूटी की परिभाषा, नाइट लैंडिंग की लिमिट, वीकली रेस जैसी सेफ्टी लाइन जो है वो पीछे खिसक जाती है। कुल मिलाकर मैसेज ये था कि जितना बड़ा आदमी या जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा मार्केट शेयर, वो अपने हिसाब से नियमों में उतना लचीलापन पा लेता है। और यही असली डर है, मोनोपोली। मोनोपोली सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये डेमोक्रेटिक इशू भी है। जब किसी भी सेक्टर में 60 से 70% ताकत एक कंपनी के पास होती है तो नुकसान सिर्फ दाम बढ़ने से नहीं होता, नुकसान चॉइस के खत्म होने से होता है। आप नाराज हो सकते हैं पर आप जा नहीं सकते, आप शिकायत कर सकते हैं पर आप बदल नहीं सकते। यही स्थिति डराती है। क्या यही स्थिति भविष्य में हमें टेलीकॉम सेक्टर में दिखाई पड़ेगी? एविएशन के बाद पोर्ट, सीमेंट, दवा, बिजली, पानी, डेटा हर जगह आएगी, जहां पर एक सेक्टर, एक लीडर। और यहीं से सरकार की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी देश की हवाई आवाजाही को 4-5 दिन तक हिला सकती है, जिसका संकट देश की सबसे मजबूत सरकार को भी एफडीटीएल जैसे सेफ्टी नियम कुछ महीनों के लिए टालने पर मजबूर करता है, क्या उसके सामने सरकार सिर्फ अनुरोध की भाषा में बात कर सकती है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या हम मर्जर और एक्विजिशन पर कोई कैप नहीं लगाएंगे? क्या हम यह तय नहीं करेंगे कि इंपॉर्टेंट सेक्टर में जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, वहां पर कोई एक कंपनी 50% से ऊपर मार्केट शेयर पर पहुंचे तो रेगुलेटर ऑटोमेटिकली रेड अलर्ट मोड में चला जाए? यह सोचने वाली बात है। इंडिगो संकट ने साबित कर दिया कि अगर आप किसी एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा बड़ा होने देते हैं तो वो सिर्फ कस्टमर सर्विस नहीं, पॉलिसी और पब्लिक लाइफ पर भी असर डालता है। आज ये फ्लाइट कैंसिलेशन के रूप में दिख रहा है, कल ये असर डेटा प्राइस, बिजली टैरिफ, दवाओं की उपलब्धता, पानी के बिल, टोल टैक्स सब जगह दिख सकता है। ऐसे में सवाल हमसे भी है कि हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। वो भारत जहां कंपनियां नागरिकों की सेवा करें, या वो भारत जहां नागरिक कंपनियों के रहमो करम पर जिंदा रहे? वो भारत जहां नियम सभी पर बराबर लागू हो, या वो भारत जहां नियम छोटे खिलाड़ियों के लिए कठोर और बड़े खिलाड़ियों के लिए लचीले हो? ये कहानी खत्म नहीं हुई है, इंडिगो की घटना शुरुआत है। इंडिगो ने सिर्फ फ्लाइट नहीं रोकी, उसने हमारे भविष्य का ट्रेलर दिखाया। वो भविष्य जहां पर कंपनियां कह सकेंगी, मैं नहीं रुकूंगी, तुमको रुकना है रुक जाओ। और इसीलिए आखिरी सवाल जाते जाते आपसे, हम कितने और इंडिगो बनने देंगे? क्या हम आज ये मांग करेंगे कि कोई कंपनी देश से बड़ी नहीं हो सकती, या फिर अगली बार भी किसी एयरपोर्ट की फर्श पर बैठकर किसी नेटवर्क आउटेज के बीच किसी महंगे बिल के सामने बस यही कहेंगे कि भाई साहब ऑप्शन ही क्या, यही तो है। ये ऑप्शन और क्या है
यही सबसे बड़ा डर है और यही इंडिगो संकट का सबसे बड़ा और खतरनाक संदेश है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिएगा और अपनों को दिखाइएगा, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो ये डर हकीकत में तब्दील हो जाएगा और सवाल पूछेंगे तो सही कानों तक पहुंचेगा और फिर लोकतंत्र में जनता के लिए हित देखकर फैसला होगा, ना कि कंपनी का हित देखकर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।